हाय एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू टी पॉइंट एकेडमी। जी हाँ, ये वीडियो सरकार की कोई बड़ाई के बारे में नहीं है, ना ही कोई सरकार की किसी की पॉलिटिकल पार्टी कौन सी जीती, अखिलेश यादव कैसे ज़्यादा सीट जीत गए हैं, कैसे कांग्रेस ज़्यादा सीट जीत गई। ये सारे विश्लेषण आप न्यूज़ चैनल पे देखते रहें। मोदी जी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, अब प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, तो उनसे मेरी कुछ रिक्वेस्ट है जो आप जनता की जैसे आपकी रिक्वेस्ट है मेरी है कि किन मुद्दों में देश में एग्जैक्टली प्रॉब्लम है और कैसे इस पे काम करना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। आपने मोदी जी का ये भाषण सुना ही होगा, इसको ध्यान से जरा देखिए। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। तो आपने सुना स्पीच में क्या बोले कि तीसरे टर्म में बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे। लीजिए तीसरे टर्म में बड़े बड़े फैसले, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैसला आपको लेना चाहिए वो लेना चाहिए बेरोजगारी से पर के ललाट पूरा चानी उड़ गया है। मतलब जब तैयारी कर रहे थे तो इतना बाल था, इतना झंखार बाल था। आज देखिए आपके इलेक्शन में सीटें कम आने का जो मेन कारण रहा वो युवाओं में जो गुस्सा था बेरोजगारी को लेके। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है और बहुत ही अच्छी खासी है। वैसे तो गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट का डेटा हमसे ये कहता है कि यूथ में 2022 तक अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 3.2% तक गिर गया है। मतलब लोग कम अनएम्प्लॉयड हैं पहले से कंपैरिजन में, पर ये गवर्नमेंट डेटा है। जब आप रियलिटी में ग्राउंड पे जाते हैं तो ये बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में जाती है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो आपको पता चलेगा कि हरियाणा ये जो जॉब है, जॉब इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि पैसे कमाने हैं, ये डिग्निटी की बात करता है। इट्स अ क्वेश्चन मार्क ऑन द डिग्निटी। हरियाणा में तो एक समूह बना दिया गया है और एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है कि जिन युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है उनकी शादियां तक नहीं हो रही हैं। यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट का रेट आपकी गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से भी ज़्यादा है। आपका गवर्नमेंट डेटा ही बताता है हमें कि वैसे तो देखा जाए यूथ और जनरल पब्लिक की बात करते हैं तो जनरल पब्लिक में जो है वो 3.2% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। लेकिन जब वही बात यूथ की होती है तो यूथ में ये 10% चला जाता है। फिर जब यूथ में 10% जाता है तो ये यूथ वो एजुकेटेड यूथ है जो 12th पास है, और वहीं अनएजुकेटेड लोगों में ये 0.3% है, क्योंकि वो अपनी लारी खोल के, फल वाला खोल के कुछ ना कुछ बेच के अपना कर रहे हैं। ये जो यूथ है ये पढ़ लिख के किस तरह की जॉब कर रहा है? ये कर रहा है डिलीवरी बॉय की जॉब। क्या उस यूथ ने पढ़ाई डिलीवरी बॉय के जॉब के लिए की थी? नहीं, ऐसा नहीं था। तो ये युवा जो जॉब कर रहा है वो डिज़ायर्ड जॉब नहीं है जिससे उसको समाज में कोई रिस्पेक्ट मिले। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, ये कुछ जगह हैं जहाँ पे सरकार को काम करना चाहिए। ये जो भी अग्निवीर योजना थी जिस पे इतने ज़्यादा सवाल उठे, उस पर भी सरकार को समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत करके अगर कोई पर्सन 4 साल के लिए जॉब पा रहा है, एक आर्मी की जॉब निकालने के लिए कितना कंपटीशन होता है मैंने गांव में अपने आंखों से देखा है। तो इस पे भी सरकार को समीक्षा करके देखना चाहिए कि इसके क्या आउटपुट हैं क्या नहीं है। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट पे अगर ध्यान से देखा जाए तो सरकारी डेटा के अकॉर्डिंग तकरीबन 9 लाख सरकारी वैकेंसीज अभी तक बाकी हैं फिल करने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में होम मिनिस्ट्री से लेके जैसे बीएसएफ में है, दिल्ली पुलिस में है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में वैकेंसीज खाली हैं। रेलवे में कम से कम 60,000 से ऊपर से 1 लाख तक की वैकेंसीज खाली हैं। कहने का मतलब सरकार में सरकारी एम्प्लॉय बहुत कम है। रेशियो जो होता है उस हिसाब से 1000 पे इंडिया में कुछ 30 से 40 के करीब में आते हैं। वहीं चाइना में ये 57 है और यूएसए में 77 है। ठीक है, तो ये जो रेशियो होता है इस रेशियो को मेंटेन करें कि कितनी पब्लिक पे जो सरकारी एम्प्लॉयज़ का रेशियो चाहिए। रियलिटी में सरकारी डिपार्टमेंट्स पे एम्प्लॉयज़ की इतनी कमी है कि कितने काम उसके कारण से पेंडिंग है और आपकी सरकार ने वो वैकेंसीज नहीं निकाली हैं। बीच में एक बार निकाला था तो उसमें ठीक ठाक बच्चों को सिलेक्शन हुआ, लेकिन उसके बाद से ये जो रोज़गार मेला लगा रहे हैं उस रोज़गार मेला में भी आप कहीं से भी वैकेंसीज नहीं निकाल दे पा रहे हैं। आपने केवल 1 लाख अपॉइंटमेंट लेटर दिए हैं, उन 9 लाख वैकेंसियों का आप क्या करेंगे? ये कहना कि सरकार पे खर्चे बहुत हैं, ये गलत बात होगी। ऐसे कई सारे अनावश्यक खर्चे किए जाते हैं जिसमें किसी भी एक यूथ को एक अच्छी सैलरी दी जा सकती है। चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन करने के बाद भी इन वैकेंसियों को भरना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए।
दूसरा मुद्दा है पेपर लीक का। बार बार में पेपर लीक होते हैं, कैसे हो जाते हैं, फिर गवर्नमेंट क्या काम कर रही है? पेपर लीक से बच्चों का मतलब आप वीडियोस देखिए, बच्चों के सर के बाल झड़ जा रहे हैं, स्ट्राइक्स हो रही है, पिटाई हो रही है। 4-4 साल से वो यूथ घर से पैसे मांग के कैसे कैसे दोस्तों से उधार लेके सरवाइव करके फॉर्म भरता है, वहीं पड़ा रहता है 1-2x4 के कमरे में, वही ज़िंदगी है, रोटी आधी दाल आधी खा के सफ़र कर रहा है। मेरे माता पिता की भी सपना थी, गांव में हम क्यों लोगों को भी ये बहुत इच्छाएं थी कि ये बच्चा पढ़ने में ठीक है तो पढ़ेगा तो कुछ अच्छा करेगा, समाज के लिए कुछ अच्छा करेगा। मेहनत के साथ मैंने क्या नहीं सेक्रीफाइस किया, मैं 2 साल से घर भी नहीं गया हूँ आज तक। वही कपड़ा 4 साल से पहन रहा है, घर पे कह नहीं पा रहा है, रिश्तेदारों में इज्जत नहीं है, सामाजिक ह्यूमिलिएशन है। किस तरह के मेंटल प्रेशर से वो गुजर रहा है, और आखिरी में जब वो पेपर देता है तो पेपर लीक होता है। क्या समस्या है, क्या समाधान है? रिसोर्सेज सरकार की आपके पास है और पेपर लीक के मामले हद से ज़्यादा हैं। कैसा कानून लाएंगे नहीं पता, पर पेपर लीक की बात पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन आपकी सरकार में इस बार होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा दाग है आपके ऊपर। बड़े फैसले आइए, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तीसरा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आप अच्छे से इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो जितने अच्छे से हमारे कॉलेजेस में इम्प्लीमेंट होगी, बेसिक लेवल पे उसकी जांच कराएं, चीज़ों को देखें सही से हो रहा है, तो एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे यूथ को ऐसी जॉब मिले जो उसको रिस्पेक्ट दे, सोसाइटी में डिग्निटी दे। अदरवाइज़ ये यूथ आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक साबित करेगा आने वाले इलेक्शन में। इससे भी बुरी हाल हो सकती है। फिर भी आपको प्रधानमंत्री बनने के लिए बधाई हो। बात करते हैं दूसरे मुद्दे की। दूसरा जो मुद्दा है वो मुद्दा है महंगाई का। महंगाई में आप ध्यान से देखिए तो इन्फ्लेशन बहुत बड़ा मुद्दा है। 2014 में जो यूपीए की सरकार गिरी, वो क्यों गिरी? महंगाई के कारण। आपके नेता सिलेंडर लेके खड़े थे, सिलेंडर महंगा हो रहा है, सब महंगा हो रहा है। ध्यान से देखा जाए तो इन्फ्लेशन पे आपकी सरकार का भी महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिसको आप कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रूरल इलाकों में महंगाई अर्बन इलाकों से ज़्यादा है। रूरल इलाकों में महंगाई अर्बन इलाकों से ज़्यादा है। सरकार जीडीपी से ऑब्सेस्ड है कि हम इस क्वार्टर में इतना ग्रोथ कर रहे हैं, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। आप सभी को पता है कि अगर इकोनॉमिक्स थोड़ी बहुत भी जानते हो तो जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब इसमें सरकार ने जो इन्वेस्टमेंट की है प्लस जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है प्लस आम जनता है। तो हमारे देश की मैक्सिमम संपत्तियां तो बिजनेसमैनों के हाथ में हैं और फिर सरकार के हाथ में हैं। तो वो जो ग्रोथ हुई है वो बिजनेसमैन और सरकार की संपत्तियों में हुई होगी, उससे आम जनता की जेब में रियली इनकम बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, इस पे बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता। रियलिटी में जिस देश की 60% 50% पॉपुलेशन रूरल एरिया से बिलोंग करती है, उस देश को जीडीपी पे नहीं फोकस करना चाहिए, उस देश को फोकस करना चाहिए आपके रियल रूरल वेजेस ग्रोथ पे। रियल रूरल वेजेस ग्रोथ क्या है? रियल रूरल वेजेस ग्रोथ का मतलब कि जो गांव में किसान है, जो गांव में किसान है, क्या उसकी इनकम बढ़ी है? क्या? क्योंकि आपका ही एक स्टेटमेंट है कि 2022 तक इनकम सरकारों की डबल हो जाएगी, वो किसानों की इनकम डबल हो जाएगी। देश के किसानों की आय 2 गुना करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना है। पर किसानों की इनकम में डबल होने का कोई डेटा नहीं है। यही डेटा बताता है कि जिनकी इनकम 8,000 थी अब वो 10,000 तक ही बढ़ी है। तो किसानों की इनकम में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही। मैक्सिमम किसानी जो हमारे खेत में करते हैं वो क्या होते हैं, कई लोगों के पास तो लैंड नहीं है, वो लैंडलेस लेबर हैं। तो सरकार को एक अच्छा डेटा निकालना चाहिए। आपकी सरकार बनने के अगले दिन ही अमूल और मदर डेयरी ने 2-2 रुपये बढ़ा दिए हैं अपने प्रोडक्ट 1 लीटर दूध के पीछे। जिस तरह से अब महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के मुद्दों पे आप बात नहीं करते, लेकिन आम जनता को महंगाई बहुत परेशान करती है। और रूरल इलाकों की महंगाई अर्बन इलाकों से ज़्यादा बढ़ी है और रूरल इलाकों में इनकम का सोर्स उतना नहीं बढ़ा है। तो आप समझ सकते हैं चीज़ों में दिक्कत है। रूरल इलाकों की स्थिति को सही करने के लिए मनरेगा को दोष देने से बजाय मनरेगा पे फोकस ज़्यादा किया जाए, उसको और लोकल लेवल पे अथॉराइज किया जाए, क्योंकि मनरेगा में जो रियल वेजेस उसको बढ़ाया जाए ताकि लोगों की, किसानों की, नॉर्मल लेबर्स की इनकम बढ़े, ताकि वो इस महंगाई को कम्पीट कर पाएँ। फ्री राशन एक अच्छी योजना है, उस पर मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन इन मुद्दों पे भी आपको बात करनी पड़ेगी। आप इनसे मुकर नहीं सकते, आपकी सरकार को इस पे देखना पड़ेगा। तीसरा,
जो ये इंटेंस धार्मिक राजनीति है हिंदुत्व की, इस पे आप ही के एक एंकर का बयान है कि इंडिया में अब आप हिंदुत्व के मुद्दे पे चुनाव नहीं जीत सकते, और वो रिजल्ट में दिखा है। सबक है वो ये है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर अब हिंदुस्तान में चुनाव नहीं जीते जा सकते, और ये बात बीजेपी को अब समझ लेनी चाहिए। तो आपको इंटेंस हिंदू मुस्लिम वैसे बयान, नक्सलाइड गुंडा कहना उनको, इस तरह के हेटेड स्पीचेस से बचना पड़ेगा। एज ए प्रधानमंत्री आपके मुंह से ऐसे शब्द बहुत ज़्यादा दिन तक शोभा नहीं देंगे, तो उस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे मुझे लगता है कि सरकार को वर्क करना चाहिए, और इससे क्या होगा, ये नॉर्मल जनता की प्रॉब्लम है, ठीक है। तीसरा जो सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ पे एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा, सेंसस। जी हाँ, सेंसस। और ये डेटा ये भी कहता है कि इंडिया में ट्रैफिक पुलिस की हालात ये है कि इंडिया में 3300 व्हीकल पे एक ट्रैफिक पुलिस अपॉइंट किया गया है, बट रियलिटी का रेशियो कहता है ट्रैफिक एक्सपर्ट का कि 1000 व्हीकल पे एटलीस्ट एक ट्रैफिक पुलिस होना चाहिए। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो, इससे भी कुछ कम किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात डेटा, सेंसस। भारत ने 4-5 वॉर देखी, 2 वर्ल्ड वॉर देखी, लेकिन इंडिया में सेंसस को कभी नहीं रोका गया। 2020-21 में चलिए कोविड के कारण हम मानते हैं कि आपने सेंसस रोका, एक जेन्युइन है, लेकिन उसके बाद भी सेंसस नहीं आए। अगर किसी देश के पास सरकारी डेटा नहीं होगा तो वो कैसे अपनी प्रगति के लिए आगे बढ़ेगा, कैसे वो अपनी पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाएगा, किस तरह से पॉलिसीज़ बनाएगा। आपने सोचा 2024 के इलेक्शन होने के बाद हम डेटा रिलीज़ करेंगे, लेकिन काइंडली एक रिक्वेस्ट है आपकी सरकार से कि डेटा को जल्दी से रिलीज़ करें, ताकि आम जनता को भी रियलिटी पता चले कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किस तरह की पॉलिसीज़ आनी चाहिए। तो ये कुछ सजेशन है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री आप ही हैं, तो सर्वे सर्वा फिलहाल आप ही हैं, सरकार मजबूत है आपकी। बड़े निर्णयों में कृपया इन निर्णयों को भी शामिल करें, और देश के युवाओं पे और बढ़ती महंगाई पे कृपया ध्यान दें। मेरा तो ऐसा मानना है कि चाहे ऑपोजिशन भी इस बार स्ट्रांग है थोड़ा, तो ऑपोजिशन से लेके पॉलिटिकल रूलिंग पार्टी तक सबको फोकस करना चाहिए किस पे, डेवलपमेंट पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे, लोगों की इनकम के ग्रोथ पे, ना कि ऐसे धार्मिक जातिगत मुद्दों को लेके बात करें और उस पे इस तरह के सवाल उठाएं और एक गंदी राजनीति करें। राजनीति के स्तर को ऊपर उठाइए, ओछी मत कीजिए, और देश के विकास पे, युवाओं पे, अदर स्कीम्स पे ध्यान दें, ढांचे को और मजबूत बनाएं। तो ये कुछ अच्छे सुझाव जो मुझे लगे कि शायद आम जनता की जुबान है जो कहनी चाहिए, वो मैंने यहाँ पे रख दी। आप जो दर्शक इसको देख रहे हैं, आपको ये कैसा लग रहा है, ये सुझाव कैसे हैं, एक बार कमेंट में अपनी राय जरूर मेंशन करें। आज के लिए इतना ही। बने रहिए टी पॉइंट एकेडमी के साथ। पढ़ाई के साथ साथ कुछ पॉलिटिकल अवेयरनेस, कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स के वीडियोस आपको यहाँ समय से समय मिलते रहेंगे। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।